स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन स्पीड चेंजेस, कांस्टेंट के बाद ब्रैकेट में लिखा है ऑल यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब सेम, ठीक है। तो स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन स्पीड चेंजेस एट अ यूनिफॉर्म रेट, यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिखेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वाई एक्सिस पर आप दिखाएंगे स्पीड, ब्रैकेट में लिखो मीटर पर सेकंड, और एक्स एक्सिस पर हम हमेशा टाइम दिखाते हैं, तो एक्स एक्सिस पर दिखाइएगा टाइम। टाइम है सेकंड में, ठीक है, टाइम है सेकंड में। अब आपने क्या करा, यहाँ पर ले लिया 0, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो एक सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड, मतलब अगर पहले सेकंड पर हमने स्पीड चेक करी तो हमारी स्पीड थी 1 मीटर पर सेकंड। फिर हम दूसरे सेकंड पर चेक करते हैं तो दूसरे सेकंड पर हमारी स्पीड बढ़कर हो गई 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसका मतलब स्पीड कांस्टेंट तो नहीं रही भाई। पहले सेकंड में मैंने स्पीड चेक करी तो देखा तो 1 मीटर पर सेकंड, दूसरे सेकंड में देखा तो स्पीड बढ़कर हो गई 2 मीटर पर सेकंड, तीसरे सेकंड पर देखा तो स्पीड बढ़कर क्या हो गई 3 मीटर पर सेकंड, चौथे सेकंड पर देखा तो 4 मीटर पर सेकंड, लाइक दिस ये बढ़ती जा रही है। तो जब इस तरीके से स्पीड बढ़ती है तो इसको अगर आप स्केल से ऐसे ज्वाइन करोगे, प्रॉपर ग्राफ पेपर पर बनाओगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो यहाँ पर आप क्या लिखें, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, समझ गए। तो यहाँ पर टाइम के साथ साथ बेटा, यहाँ पर टाइम के साथ साथ स्पीड सेम है। पहले सेकंड पर चेक करा तो भी स्पीड 4 मीटर पर सेकंड। अब जो ग्राफ बना रहे हैं वो टाइम और स्पीड के बीच में बना रहे हैं, स्पीड टाइम ग्राफ करते हैं। डिस्टेंस टाइम पिछली बार करा था, दूसरे सेकंड पर देखा तो 4 मीटर पर सेकंड, तब भी सेम, तीसरे सेकंड पर देखा तो भी 4 मीटर पर सेकंड सेम, चौथे पर भी सेम। तो ऐसे में हम बोलते हैं कि हमारी स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। जब स्पीड कांस्टेंट है तो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सर ये वाला कैसे था, ये वाला फिर समझा दो, ये वाला ये वाला मैं आ रहा हूँ इस पर। तो यहाँ पर आप ये देखिएगा कि पहले सेकंड पर मैं चलता हुआ स्कूटर है, मैं स्कूटर पर बैठा हूँ, मैं अपनी घड़ी चेक कर रहा हूँ। तो मैंने अपनी वॉच में देखा कि पहले सेकंड में जो हमारी स्पीड है वो कितनी हो गई 1 मीटर पर सेकंड, दूसरे सेकंड में हमारी स्पीड बढ़कर हो गई 2 मीटर पर सेकंड, तीसरे सेकंड में हमारी स्पीड हमने चेक करा 3 मीटर पर सेकंड, चौथे सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड। तो हर सेकंड हमारी जो स्पीड है वो बढ़ती जा रही है, और स्पीड के बढ़ने को ही क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। स्पीड के बढ़ने को बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब क्या है कि ये है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला ग्राफ जो है इट इज़ ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। वो इस तरीके का बनेगा इंक्लाइनिंग स्लोप के साथ, मतलब बढ़ता हुआ स्लोप होगा इसका, ऐसे ऊपर उठता हुआ, ठीक है। और कांस्टेंट स्पीड ये इस तरीके से, ठीक। तो हर ट्यूसडे को जाते हो मंदिर, आज भी तिलक लगा हुआ है, इसीलिए लेट हो गए क्या, इसीलिए लेट हो गए, बहुत अच्छी। छोटे थे तब लड़का था हमारा, मतलब मेरी एज ग्रुप का था, तो मैं छोटा था, ऐसे ही शायद ऐसे ही रहूँगा, फर्स्ट सेकंड या थर्ड क्लास में रहूँगा। तो उसका ऐसा नियम था कि वो हर मंगलवार को मंदिर जाता था और प्रसाद चढ़ाता था, और हम सबको दो वो होते थे ना, गुलदाना होता है ना, बूंदी, ऑरेंज वाली, हाँ वही। तो वो 2 दाने हम सबको ला कर खिलाता था और तिलक लगाता था सबको। देखा ये ठीक है। और वो जब छोटा था तब से उसको आदत थी, वो बड़ा भी हो गया, अब भी आज भी वही, आज भी वही करता हूँ। अच्छा तुम सैटरडे चलिए जी। तो अब ये हो गया, दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो नोट करेंगे आप इसमें,
the speed time graph of a uniformly changing speed. The speed time graph of a body, the speed time graph of a body, the speed time graph of a body of uniformly changing speed is a straight line with increasing slope as shown in the graph above. उसके बाद में जैसे मैंने यहाँ पर लिखा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से क्या हमको समझ में आता है कि हर एक सेकंड पर स्पीड लगातार धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो धीरे धीरे स्पीड का बढ़ना इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अच्छा सोचो अगर उल्टा होता, अगर लगातार स्पीड कम होती जाती तो फिर क्या बोलते हैं उसको? यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का ग्राफ कैसा बनेगा? जब ये ग्राफ नीचे से ऊपर उठता हुआ बन रहा है तो वो ग्राफ ऊपर से नीचे गिरता हुआ बनेगा, ठीक है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का। तो इसी तरह से यहाँ बना लीजिए ग्राफ। इधर लिखिएगा टाइम इज इन सेकेंड्स, और इधर लिखिएगा स्पीड इज इन मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया 0, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 1 2 3 4 5। तो बिल्कुल इनिशियली जब मैंने चेक करा तो हमारी जो गाड़ी है उसकी स्पीड थी 5 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड बाद चेक करा तो हो गई 4 मीटर पर सेकेंड। 2 सेकेंड पर चेक करा तो हो गई 3 मीटर पर सेकेंड। 3 पर चेक करा तो 2 मीटर पर सेकेंड। 4 पर चेक करा तो 1 मीटर पर सेकेंड। 5 पर चेक करा तो 0 मीटर पर सेकेंड। यानी कि 5 सेकेंड में बॉडी बिल्कुल रुक गई। जो भी बॉडी थी, जो भी कार थी या स्कूटर था, वो रुक गया। तो हमने ऊपर से लेकर नीचे तक के सारे डॉट्स को मिला लिया। तो जो स्पीड टाइम ग्राफ है वो कैसा बन गया? ऐसा डिक्लाइनिंग स्लोप वाला। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। अब इसी में नोट करें स्पीड टाइम ग्राफ of a body, speed time graph of a body when the initial speed is not 0. Speed time graph of a body when the initial speed is not 0. तो मेरे को स्पीड टाइम ग्राफ बताना है बॉडी का जब उसकी जो इनिशियल स्पीड है वो 0 नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर इस केस में क्योंकि यूनिफॉर्म रिटार्डेशन वाला केस है, तो इसमें जो इनिशियल स्पीड मतलब टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकंड पर जो इनिशियल स्पीड है वो कितनी थी? 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इसका मतलब और धीरे धीरे करके फाइनल स्पीड कितनी हो गई? 0 मीटर पर सेकंड। भाई देखिए, आप ये देखिए 5वें सेकंड पर हमारा जो डॉट है, जो स्पीड का जो मैंने डॉट बनाए हैं ये, तो ये टाइम एक्सेस पर ही आ गया, समझ गए? मतलब अगर वैल्यू 5वें सेकंड पर आपकी स्पीड कुछ है ही नहीं तो आपने यहीं पर डॉट बना दिया। 4थे सेकंड पर आपकी स्पीड कितनी थी? आपने यहाँ पर डॉट बनाया, तो मैंने इसको मैच करा इससे, तो ये आ रहा है 1 मीटर पर सेकंड के पैरेलल आ रहा है, ठीक है।
तीसरे सेकंड पर देखा तो ये 2 मीटर पर सेकंड के पैरेलल आ रहा है, दूसरे सेकंड पर 3 मीटर, पहले सेकंड पर 4 मीटर और जीरो वाले सेकंड पर 5 मीटर। ये ऐसे आ रहा था। तो इसका मतलब क्या है कि इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर देखिए जीरो पर क्या है, जीरो पर ही मिला हुआ है ये ग्राफ। तो इसका मतलब क्या है, ये 0 सेकंड पर मतलब इनिशियली इसकी स्पीड 0 मीटर पर सेकंड। तो अगर मान लीजिए कोई ऐसा केस हो जहाँ पर हमारी इनिशियल वेलोसिटी 0 ना हो, इज नॉट 0, तो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा, when the initial speed is not 0, तो इस केस में क्या होगा, टाइम लिखिएगा, ये तो हो गया एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर स्पीड इज इन मीटर पर सेकंड। तो अब जो जीरो वाला मैंने देखा, तो जीरो वाले पर मेरी स्पीड ना 1 मीटर पर सेकंड थी ऑलरेडी, यहाँ पर डॉट लगा दिया मैंने। 1 सेकंड बाद मैंने देखा तो मेरी स्पीड बढ़कर कितनी हो गई, 2 मीटर पर सेकंड। फिर 2 सेकंड बाद मैंने देखा तो हमारी स्पीड बढ़कर हो गई 3 मीटर पर सेकंड। फिर 3 सेकंड पर हमने देखा तो हमारी स्पीड बढ़कर हो गई 4 मीटर पर सेकंड। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, फिर इसको फिर यहाँ से जोड़ना होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन बन गई। तो इसमें आप ये देखिएगा कि यहाँ पर हमारी जो इनिशियल स्पीड है, इनिशियल स्पीड 0 ना होकर 1 मीटर पर सेकंड है, क्योंकि 0 वाला जो टाइम फ्रेम है, मतलब टाइम जब 0 सेकंड है तो 0 सेकंड पर स्पीड कितनी आ रही है, 1 सेकंड पर स्पीड कितनी आ रही है, 2 सेकंड पर स्पीड कितनी आ रही है, 3 सेकंड पर कितनी आ रही है, 4। तो इसका मतलब क्या है कि इनिशियल स्पीड यहाँ पर 0 नहीं है। तो आप ये देखिएगा, ये भी केस हमारा क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस है, क्योंकि हर सेकंड हमारी जो स्पीड है या जो वेलोसिटी है, हर सेकंड कितनी बढ़ रही है, हर एक सेकंड पर हमारी स्पीड जो है वो 1 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब वो हर सेकंड पर एक सेकंड बढ़ती जा रही है तो फिर ये भी केस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का हुआ। अच्छा, ये भी केस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का हुआ, बस इतना है इसमें अंतर कि इसकी जो इनिशियल स्पीड थी वो 0 थी, क्योंकि ये ग्राफ आपका 0 से स्टार्ट हो रहा है, और इसकी इनिशियल स्पीड जो है वो 1 है, क्योंकि ये ग्राफ आपका 1 से स्टार्ट हो रहा है। बताइए जी, क्लियर है, समझ गए? ठीक है, तो ये हमारे सारे ग्राफ हुए। इसके बाद हमें दो चीज़ें नोट करनी है। नहीं, एरो तो ये स्पीड का है कि यहाँ पर जो मैंने वाई एक्सिस पर बनाया ना, ये 1 2 3 4 5, ये हम इस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं ऐसे, ये तो वाई एक्सिस का बनाया है। फिर हर एक टाइम पर मैं हर एक टाइम पर चेक करूँगा कि 1 पर कितना, 4, 2 सेकंड पर कितना, 3 सेकंड पर कितना, 2, 4 सेकंड पर कितना, 1, ऐसे। ठीक है, अब जरा देखिएगा, मैं ये इधर वाला पोर्शन मिटा रहा हूँ। फिर नोट करके लिखेंगे, नोट करके स्लोप
slope of distance time graph, slope of distance time graph gives the slope of distance time graph is equal to speed of body. अब ये क्या चीज़ है बताऊंगा अभी, पहले फिलहाल नोट करिए बस। फिर लिखेंगे एरिया अंडर the speed time graph is equal to displacement of the body थर्ड लिखें slope of velocity time graph is equal to acceleration of the body. अब ये सारी चीज़ें समझाता हूँ आपको, देखिएगा कैसे करना है। पहले ये नोट कर लो तीनों चीज़ें, ठीक है। Where slope is equal to perpendicular where slope is equal to perpendicular upon base, ठीक है। अब ये एक एक करके समझते हैं जरा। कई बार एग्जाम में क्या होता है, कई बार क्या मोस्टली होता है कि आपको, जैसे हमने अभी न्यूमेरिकल्स करे थे लास्ट क्लास में, न्यूमेरिकल्स हमने करे थे, तो न्यूमेरिकल्स में वैल्यू ना देकर आपको ग्राफ दे देते हैं और फिर ग्राफ की हेल्प से आपको उसको सॉल्व करके निकालनी होती है वैल्यूज़, ठीक है। तो आपको मान लीजिए ग्राफ दे दिया, और होता है हर बार जब भी पेपर में मोशन चैप्टर आएगा तो ग्राफ वाला न्यूमेरिकल ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। तो वो ग्राफ आपको देंगे। अच्छा, ग्राफ वाला न्यूमेरिकल देखते ही हमको ये लगता है कि नहीं भाई बहुत टफ चीज़ हमसे कुछ पूछ ली गई है, जबकि ऐसे टफ होता नहीं है। आप ये देखो, हमें बस स्लोप का याद रखना है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। मान लो ग्राफ मुझे दे रखा है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे रखा है, हम वो बोलेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमको दे रखा है और वो आपसे पूछेंगे आप स्पीड दिखाने बॉडी की, तो आपको उसका स्लोप निकालना है। स्लोप क्या होगा? स्लोप होगा हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब आप ग्राफ में ढूंढोगे कि ग्राफ में आपका ऐसे करके ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, ऐसे बन रहा हो ट्रायंगल या ऐसे ट्रायंगल बन रहा हो, तो आप ये जानते हैं कि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूज, ठीक है, जो सामने वाली साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज। जो ऐसे होगी वर्टिकल जो हाइट होगी इसको बोलते हैं बेटा परपेंडिकुलर, और जो हॉरिजॉन्टल होती है इसको बेस। ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो अगर मान लीजिए मेरे से स्लोप की बात करी जाती है तो मुझे क्या करना है, अगर पूछा जाए डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, अगर मेरे से ये पूछा जाए कि आप स्पीड निकालिए, तो आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ में देखोगे कि इस तरीके का आपको कोई ग्राफ दिखाई दे रहा है।
अगर ग्राफ दिखाई दे तो आप उसमें परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू निकालेंगे। परपेंडिकुलर अपॉन बेस करोगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस करते ही आपके पास स्पीड आ जाएगी। अभी देखते हैं आगे। अगर मान लीजिए दे रखा है मुझे स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ, मान लो ये दे रखा है और आपसे ये पूछा जाए कि आपको जो है डिस्प्लेसमेंट निकालना है या डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है, तो आप क्या करेंगे? मान लो यही आपको पोर्शन मिल जाए ऐसे ही बना हुआ स्पीड टाइम ग्राफ में, तो आप इस ग्राफ के नीचे का एरिया निकाल दोगे सारा। ग्राफ बेसिकली ये है, ग्राफ बेसिकली ये इसके नीचे का, इसके अंडर का एरिया आप कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे भाई? हो सकता है कि ये ट्रायंगल बन रहा हो, तो आप ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे हाफ बेस इनटू हाइट करके, ठीक है? तो आपके पास क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी या डिस्टेंस। नॉन यूनिफॉर्म हो तो फिर नॉन यूनिफॉर्म में नहीं कर पाओगे आप ना। नॉन यूनिफॉर्म का भी एक्चुअल में निकलता है, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, आपको नहीं करना। आपके पास जब भी आएगा तो आपके पास स्ट्रेट लाइन ही आएगी, टेढ़ी मेढ़ी लाइन नहीं आएगी, सही है? इसके बाद अगर मान लीजिए आपसे एक्सेलरेशन पूछा जाता है, तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसका स्लोप निकाल दो तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप निकाला तो स्पीड आ जाती है, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकाला तो एक्सेलरेशन आ जाता है। वेलोसिटी टाइम या स्पीड टाइम ग्राफ का अगर एरिया निकालते हैं उसके अंडर का तो डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, ठीक है? ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। और अब देखते हैं कि ग्राफिकल क्वेश्चन आते कैसे हैं, ठीक है? अब देखते हैं ग्राफिकल क्वेश्चन कैसे आते हैं। नोट करिएगा, स्टडी द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी गिवन हियर। स्टडी द स्पीड टाइम ग्राफ of a body given here and answer the following questions. And answer the following questions. तो एक ग्राफ दे रखा है, पहले ग्राफ बनाता हूँ मैं। स्पीड टाइम ग्राफ दे रखा है, तो स्पीड जो है वो इधर दे रखी है वाई एक्सिस पर, मीटर पर सेकंड, मतलब स्पीड ऐसे इस डायरेक्शन में स्पीड बढ़ती हुई है, ठीक है? सो 0 1 2 3 4 5 और 6, 0 1 2 3 4 5 6 ये हो गया। फिर इधर है टाइम सेकंड्स में,
ये हो गया 16। अच्छा जी, तो ये ग्राफ दे रखा है। अब इस ग्राफ के हिसाब से अब ये क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो कुछ पार्ट्स दे रखे हैं, वो देखिएगा क्या क्या है। पार्ट ए में है व्हाट टाइप ऑफ मोशन रिप्रेजेंटेड बाय ओ ए बी और सी, और इधर है डी, ये वाला पॉइंट है डी और ये वाला पॉइंट है ई। व्हाट टाइप ऑफ मोशन is represented by OA? Is represented by OA. B part है what type of motion is represented by AB? Is represented by AB. C है what type of motion is represented by BC? What type of motion is represented by BC? Is represented by BC. ये हो गया। फिर 4 है find out the acceleration of the body. Find out the acceleration of the body. E है calculate the retardation of the body. Calculate the retardation of the body. और F है find out the distance traveled by the body from A to B. Distance अरे नहीं भाई, कर रहा हूँ अभी तो एक भी क्वेश्चन नहीं करवाया, इसका होमवर्क कहाँ से दे दूंगा? स्कूल वाला सिस्टम है क्या, लिख दिया और होमवर्क? सर मैथ के सर में सिर्फ 2 एग्जांपल करवाए और पूरी एक्सरसाइज 1.1 दे दी। होमवर्क शक्तिमान हो ना तुम लोग, पहले से आता है तुम्हें सब कुछ। फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी फ्रॉम ए टू बी। अच्छा, आपको स्कूल में पनिशमेंट तो मिलती नहीं होगी? नहीं सर, डांटते भी नहीं होंगे ज़्यादा? और हमारे सर हैं वो सर लेकिन जो इस बार हमारे स्कूल के सर आए हैं ना, नहीं बहुत पोलाइट। अच्छा बेटा तुमने होमवर्क क्यों नहीं करा? अच्छा, तो हमारे टाइम में ना पिटाई बहुत होती थी, पनिशमेंट भी बहुत मिलती थी। तो हमारे टाइम पर भी एक ऐसे टीचर थे और ज़्यादातर होते थे। अब तो फिर भी टीचर्स बहुत अच्छे हो गए हैं, पहले बहुत बेकार थे। तो एक टीचर थे, वो एक बस फार्मूला लिखवा देते थे। फार्मूला लिखवाने के बाद में कह देते थे कि मतलब एक्सरसाइज 1.2 मान लो, उसका फार्मूला लिखवा दिया कि इसमें ये फार्मूला यूज़ होगा।
और फिर बड़ा बड़ा लिख देते थे डू योर सेल्फ, यूँ लिख सर देते हमारे थे। स्कूल में भी ठीक है। यही होता है। सर हमारे केमिस्ट्री के सर हैं तो इसने सर से कुछ डाउट पूछा हमारे सर ने बोला कि ऐसा चाटा मारूंगा कि पूरे साल तक बैठोगे और डाउट पूछना ही भूल जाओगे। पहले दिन कह रहे थे जितने मर्दे उतने डाउट पूछो, क्या पूछा था? कुछ पूछ रहे थे। मैंने पूछा सर कि दूसरा पॉइंटर सर कह रहे हैं ऐसा चाहता हूँ। अच्छा, तो फिर क्या हुआ कि ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हो गया कि एक्सरसाइज 1.1 में हमने देखा, सर ने लिख दिया डू योरसेल्फ, बोल दिया। अब मैं अपने दोस्त का मुंह देखूं, मेरा दोस्त मेरा मुंह देखे, सारी क्लास एक दूसरे का मुंह देखे कि ये क्या चक्कर है भाई। फिर एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट हुई, फिर सर ने कुछ आइडेंटिटी वगैरह लिखवा दी कि ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये फॉर्मूला होता है ना। और फिर उसके बाद एक तो देखने में बड़े खतरनाक से थे, तो ये लगता था कि यार इनसे कुछ पूछ लिया तो मार पिटाई ना कर देंगे, हम पूछते भी नहीं थे डर के मारे। तो उन्होंने फिर लिख दिया डू योरसेल्फ। फिर एक्सरसाइज 1.3 का नंबर आया, मैं मनी मन ये सोचता रहा इस तरह से तो मैं मैथ्स में फेल हो जाऊँगा, क्योंकि कुछ बच्चे थे वो सेल्फ स्टडी करते थे, बड़े इंटेलिजेंट थे। मैं जब सेल्फ स्टडी करने बैठता था ना, समझता था, थोड़ी देर तक चीज़ें समझ में आती थी, फिर मुझे नींद आने लगती थी। तो फिर मैं मम्मी को परेशान करता था, कभी पापा को कि ये पढ़ा दो, थोड़ा बहुत वो पढ़ा पढ़ के करवा देते थे काम। तो अब मैं चिड़ा हुआ बैठा था, क्यों? क्योंकि मम्मी ने भी नहीं बताई वो चीज़ कि बेटा टाइम नहीं है, अभी कल बता दूँगी सर। पापा ने भी कहा कि चल अपना काम कर, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। एक्सरसाइज 1 फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म हो गई, सेकंड एक्सरसाइज खत्म हो गई। तो फिर एक्सरसाइज 1.3 का फॉर्मूला लिखवा दिया उन्होंने। फिर उन्होंने बोर्ड पर लिखा एक्सरसाइज 1.3, फिर वो ऐसे लिखने ही वाले थे, मैंने पीछे से बोल दिया डू योरसेल्फ। मैंने बोल दिया पीछे से डू योरसेल्फ। उन्होंने कहा कौन बोला? मैं वैसे ही चिड़ा हुआ था, मैंने कहा जी मैं बोला। अरे आ जाए इधर, है ना। 2 चांटे लगाए, मुर्गा बना दिया, कहते यही मुर्गा बन के बैठा रहे पूरे टाइम। तब इतना डर बैठ गया मन के अंदर, मैंने कहा भाई आगे से कुछ नहीं बोलूँगा, चुप बैठा रहूँगा। और फिर कुछ नहीं बोला, चुप बैठे रहे। खैर फिर कुछ स्टूडेंट्स थे, उन्होंने फिर उनकी कंप्लेंट करी। फिर एक दूसरे टीचर है, वो बहुत बढ़िया थे, मतलब एक चीज़। और हमने ओपनली फिर उनको बोल दिया कि सर जो पहले टीचर थे उन्होंने कुछ भी नहीं करा। सर जो मैं केमिस्ट्री सारी टीचर है चीज़ें ना, उन्होंने सर मैं सर अब हम सुबह डाउट पूछो ना, तो सर उन्हें खुद दर्द चला जाती थी, बाबा से चाटा मांगने को रेडी करवाते हैं। सर हमारे मैथ्स वाले सर भी ऐसे ही हैं। मान तुझे आज हमने क्वेश्चन पूछा, मान तुझे बाद में कुछ और पूछ रहा है। तो बस फिर वही हुआ और कि सर पीरियड ओवर गया, हाँ पूछ, दूसरी टीचर आ गए, अब पूछ, दूसरी टीचर जाने नहीं दे रहे, फिर उनके पास कुछ नहीं हुआ। हाँ यही होता है बस भाई। चलिए खैर, पर कुल मिलाकर ये था कि हमारा टाइम ठीक था कि बहुत सारे बच्चों ने उस दिन जब मेरे को मुर्गा बनाया ना, तो बहुत सारे बच्चों ने कहा कि ये गलत हुआ। और 2-4 बच्चों ने मेरे से कहा कि तुझे ज़्यादा बोलने की क्या ज़रूरत थी, क्या ज़रूरत था डू योरसेल्फ बोलने का। मैंने कहा मेरे को ऐसी चिड़न हो गई, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम लोग तो इंटेलिजेंट हो, कर लोगे, मैं फेल हो जाऊँगा, फिर मेरी पिटाई होगी। मतलब ये नहीं था कि आगे फ्यूचर में क्या होगा, बेस कमज़ोर हो गया तो अगली क्लासेस में क्या होगा, ये नहीं आया दिमाग में। ये आ गया कि पिटाई होगी। ये बस ये एक शॉर्ट टर्म गोल आया, ये शॉर्ट टर्म गोल है, शॉर्ट टर्म इफेक्ट है, साइड इफेक्ट ये है कि पिटाई होगी। अच्छा, अब फिर मैंने बोला, फिर मेरे जैसे ना मैंने देखा, क्योंकि नया स्कूल था, मैं नया स्टूडेंट था वहाँ पर, तो मेरे जैसे शायद 8th या 9th क्लास की बात है, तो मेरे जैसे कौन बच्चे थे। मैंने कहा तुझे आ रहा है भाई सब, तुझे आ रहा है, तुझे आ रहा है? नहीं। मैंने कहा लिख दो एप्लीकेशन, वो सजेशन बॉक्स रखा ना प्रिंसिपल के बराबर पर, उसको डाल देते हैं। हमने लिख कर डाल दिया, प्रिंसिपल मैम आ गई, सिस्टर थी, कॉन्वेंट स्कूल था, वो आ गई, कहने लगी किस किस को प्रॉब्लम है। मैंने कहा मुर्गा तो बन ही गया हूँ, पूरे क्लास के सामने बेइज्जती हो ही गई है, फिर पिट लूँगा, कोई बात नहीं। पेरेंट्स से पिटने की आदत है ही, घर पर भी पिट लेंगे, कोई बात नहीं, मैं खड़ा हो गया, है ना। मुझे नहीं पता था मेरे साथ 4-5 बच्चे और खड़े हो गए। और फिर क्या हुआ कि 2 लड़कियाँ खड़ी हो गई जो बहुत इंटेलिजेंट थी। मैंने कहा अब ठीक है, ये इंटेलिजेंट वाली लड़कियाँ खड़ी हो गई, मतलब हम पर तो ये इल्ज़ाम हो गया। हाँ, हम पर तो ये इल्ज़ाम लग जाता था ना कि हम तो नालायक हैं, पढ़ते ही नहीं है। फिर वो जो 2 इंटेलिजेंट लड़कियाँ खड़ी हो गई, तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा तुम्हें भी नहीं आ रहा बेटा समझ में, कि हाँ मुझे भी नहीं आ रहा। तो कह रहे कि अब तो मैटर सीरियस है। मैंने कहा हाँ, मतलब हम तो नालायक थे, है ना, अब मैटर सीरियस है, चलो ठीक है। तो मैंने कहा चलो अब बच गया मैं, अब यहाँ पर और घर पर कहीं कभी पिटाई नहीं होगी। 2 या 3 दिन ही हुए थे, 2 या 3 दिन में नए टीचर आए। शुरुआत में 1-2 क्लास में तो बड़े खतरनाक लगे, पहले उन्होंने डांटा बहुत, है ना। फिर पता नहीं उनका हृदय परिवर्तन हुआ, पढ़ाते पढ़ाते ही अपने आप ही कहने लगे, कह रहे अच्छा बच्चों बताओ तुम्हें प्रॉब्लम क्या है। सर वो पहले अपने डर हो सकता है, फिर कहने लगे अच्छा बच्चों बताओ तुम्हें प्रॉब्लम क्या है। तो फिर मैंने कह दिया हमें कुछ नहीं आता, हम बेवकूफ़ हैं, हमें शुरू से बता दो सब कुछ।
तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, कहते सबका यही हाल है, सारी क्लास बोली यस सर एकदम जोर से। उन्होंने फिर पढ़ाना शुरू करा और बस फिर 9th में भी वही, 10th में भी वही, ज़बरदस्त टीचर, बहुत बढ़िया थे। और आज वो फिटजी का बेंगलोर डिवीज़न हेड कर रहे हैं, इतने अच्छे टीचर थे। प्रियव्रत सिंह नाम था उनका, PV सिंह, बहुत बढ़िया टीचर थे। और वो पता नहीं कहाँ से आए थे, फिर उनको इधर, मैं तो बात कर रहा हूँ मेरठ की, फिर उनको इधर DPSG, बहुत पुराना स्कूल है DPSG, तो यहाँ से ऑफर आ गया, फिर इधर चला। स्टार्टिंग बीपीएस की इधर से ही हाँ, फिर यहाँ से ऑफर आ गया, फिर वो, हम तो पास आउट हो गए थे, फिर वो यहाँ आ गए, फिर यहाँ से शायद वो फरीदाबाद के किसी स्कूल में गए, फिर मुंबई चले गए, अभी बेंगलोर डिवीज़न हेड कर रहे हैं फिटजी का। इतने अच्छे टीचर हैं कि जो इंटेलिजेंट को तो कोई भी पढ़ा लेगा, जो बच्चा एवरेज या बिलो एवरेज है वो उसको भी लेकर चलते थे शुरुआत से, मतलब पूरी क्लास को पैरेलल ले आते थे एक लेवल पर, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। फिर आपकी तरफ मेरी तरह तो मैं क्या बताऊँ, बस कोशिश करता हूँ भाई, उनकी कॉपी करने की कोशिश करता हूँ, बाकी पता नहीं वैसा बनने में तो टाइम लग जाएगा बहुत। देखिए, व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय OA, तो ये OA ये कौन सा मोशन रिप्रेजेंट करता है? एक्सेलरेशन, बिल्कुल सही है ना। तो ये एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करता है, और एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पढ़ता है। अगर स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अगर टेढ़ी मेढ़ी लाइन ऊपर बढ़ती हुई है तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। तो ए पार्ट हो गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बी पार्ट, व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय AB, तो ये A है और ये B है, तो ये AB का मतलब क्या हो गया? अच्छा, ये स्पीड और टाइम ग्राफ है, तो AB में हमारी स्पीड बढ़ी नहीं रही है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड। सी, व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय BC, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, बिल्कुल सही। और उसका मतलब आप लोग ध्यान दे रहे हो। चलिए, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। फिर D है फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। तो जरा देखो, एक्सेलरेशन निकालने का क्या तरीका है? स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अब ये बताओ यहाँ एक्सेलरेशन हो कहाँ पर रहा है? OA, बिल्कुल सही। OA में एक्सेलरेशन हो रहा है, तो मुझे एक राइट ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल होगा। यस सर, ये परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर कितना हो गया? 6, यस सर, 6 तक जा रहे हैं, 0 से 6 तक, तो परपेंडिकुलर 6, बेस 0 से 4 तक जा रहे हैं, तो बेस 4। तो एक्सेलरेशन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है? 0 से A तक। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ OA। तो स्लोप ऑफ OA क्या हो जाएगा बेटा? AD अपॉन OD, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। AD क्या हो गया? 6, और OD क्या हो गया? 4। 2 2 4, 2 3 6, 3/2 क्या होता है? 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ms की पावर -2 को या m/s स्क्वायर लिखो, एक ही बात है, ठीक है। ये एक्सेलरेशन की यूनिट होती है, ठीक। उसके बाद ये देखेंगे कैलकुलेट रिटार्डेशन ऑफ द बॉडी। अब बताओ रिटार्डेशन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है? सर BC, BC, ठीक है। तो BC का परपेंडिकुलर और बेस, 1.5 ms की पावर -2, इसको बोलते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये यूनिट होती है एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन मतलब स्पीड का बढ़ना। अब ई पार्ट है, वो पूछ रहे हैं रिटार्डेशन बताइए। तो रिटार्डेशन इज इक्वल टू किसका स्लोप? बिल्कुल सही। जैसे यहाँ पर OA का था, अब BC का। स्लोप ऑफ BC, तो स्लोप ऑफ BC में देखिएगा कि राइट ट्रायंगल कहाँ बन रहा है? ये E है, राइट ट्रायंगल यहाँ बन रहा है, तो ये हो गया परपेंडिकुलर और बेस, तो BE अपॉन EC। स्लोप का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है? BE, और बेस क्या है? EC। अब जरा बताइए BE की लेंथ कितनी है? 6, और बता दो EC कितना है?
कैसे बताया 6? तो 10 minus 16 माइनस 10, हाँ भाई 16 माइनस 10 तो कितना हो गया? 6 हो गया। समझ गए सूर्यांश? क्लियर है? 6/6 तो 6 1 6, 6 1 6, ये हो गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आ जाइए F पर। ये पूछ रहा है फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी फ्रॉम A to B। जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी फ्रॉम A to B, A से B डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी बॉडी? नहीं, A से B डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस पूछ रहा हूँ, डिस्टेंस। ये स्पीड टाइम ग्राफ है। 6 किलोमीटर 6 मीटर। अरे नहीं रे, अरे वो स्पीड है वो कैसे स्पीड डिस्टेंस पूछ रहे हैं, डिस्टेंस। तो 24 Sir, 25 तो 24 है ठीक है, तो क्या करना है आपको? इसके A B से पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी फ्रॉम A to B। तो A से B तक, A से B तक ग्राफ हमारा ये, इस ग्राफ के नीचे नीचे का एरिया निकाल दो। नहीं समझे? सर समझ गए। स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब भी कभी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो हम उससे नीचे नीचे का एरिया सर निकाल A to B का वो लेंथ नहीं निकालेंगे डिस्टेंस के A से B की लेंथ बताओ ना कितनी होगी? तो कैलकुलेट Six। अरे ऐसे ही कर लो। 6 40। ठीक है सर ना? 6 तो बोला था मैंने पहले भी। अरे तो तुमने डिस्टेंस थोड़ी बोला था, तुमने ये लेंथ नहीं बोली। लेंथ बोलना चाहिए था। डिस्टेंस क्या होगा? एरिया। एरिया क्या होगा बताओ? एरिया 40। 40 कैसे होगा? 40 नहीं 40। 40 भी नहीं है, 14 भी नहीं है, आप बताओ। लिखिएगा कि डिस्टेंस traveled by the body from A to B is equal to area under the curve, कर्व बोलो या ग्राफ बोलो AB, एरिया अंडर द ग्राफ AB, A से लेकर B तक जो आपका ग्राफ है इसके नीचे नीचे का एरिया। तो आप ये देखेंगे एक तरह से रेक्टेंगल बन गया है ना। तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ यानी कि DE इनटू AD, AD इनटू DE। भाई ये क्या हो गया? ये इसकी लेंथ हो गई या ब्रेथ हो गई, और ये DE क्या हो गई? 24। तुम्हें जल्दी बड़ी रहती है, आराम से करो। AD कितना है चलो बताओ, AD कितना है? 6 चलिए ठीक, मतलब अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं। और DE कितना? DE बताओ कितना है? 36 के अलावा सब कुछ बोल दिया। 14, 40, 24, 6 सब कुछ। सर किसी ने तो 100 बोलते हैं। 100 आइडिया बात है। अच्छा 6 into 6 ये हो गया 36। तो 36 आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? मीटर लिखेंगे। याद रहे क्योंकि डिस्टेंस पूछ रहे हैं और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? वो मीटर पर होती है। ठीक है, तो ये हमारा 36 मीटर हो गया। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं ग्राफिकल मोशन में। और हमारा एक ग्राफिकल मेथड को यूज़ करके एक डेरिवेशन बचा है, वो करेंगे। थोड़ा सा ही बच रहा है आपका, एक या 2 क्लास में चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। जो बच्चों ने बाद में थोड़ा ज्वाइन करा है उनके लिए तो कुछ और है, लेकिन शुरुआत में जिन 4-5 बच्चों ने ज्वाइन करा था उनके लिए बता देता हूँ कि ये चैप्टर 1-2 क्लासेस में ख़त्म हो रहा है और उनका टेस्ट होगा। जिस दिन उनका टेस्ट होगा उस दिन बाकी बच्चों को पुराना रिवाइज करवाऊंगा। ठीक है, तो आप तैयार रहना कि उधर नंबर सिस्टम का टेस्ट होगा मैथ्स का, क्योंकि नंबर सिस्टम फिनिश हो चुका है और Finish हो गया साइंस का मोशन का। हाँ सर जो कल कराया था उसमें फिनिश हो गया था वो। कल तो पॉलिनोमियल करा दिया, कल तो नया चैप्टर हो गया शुरू। तो नंबर सिस्टम तो तभी खत्म हो गया था जब वो रूट टू स्पाइरल मेथड वो जब हम कर रहे थे। सर उनके आएंगे द चैप्टर। तो तुम्हारा तो वो तो मैं मैग्निफिकेशन कर वाला दूंगा। नहीं है सर उसका? मैग्निफिकेशन वाला लास्ट ईयर हट गया था सिलेबस में, अब इस साल है या नहीं है वो स्कूल में अगर कराया तो बता देना। सर हमारे स्कूल में कराया करवाया तो मैं करवा दूँगा, सर करवा दूँगा। हाँ सर रूट को बनाने के लिए जैसे आपने बताया था कि 90 डिग्री में आना पड़ेगा, तो सर कंपास से भी बना सकते हैं ना? हाँ कंपास से बना सकते और सर वो अगर 3.5 हैं। आता है कंपास से बनाना। और सर जैसे रूट 3.5 है तो वो भी टेस्ट में आएगा? अरे एक मिनट, हाँ वो तो आएगा, वो रह गया। अंडर रूट के अंदर पॉइंट वाला नंबर निकलवाया मैंने डेसिमल सर वो नंबर, कंपास से वो आर बहुत पूरी बनानी इम्पोर्टेंट पड़ती है है। फिर उसके तो 5-6 स्टेप्स हैं, उसके तो 5-6 स्टेप्स हैं। हाँ तो ठीक है, अभी 1-2 क्लास और लूँगा
और वो कंप्लीट करा के फिर उसके बाद आपको उसका टेस्ट ओके सर। तो लगभग 2 क्लास उसकी रह रही है, 2 क्लास इसकी रह रही है, ठीक है। चलिए जी, ओके थैंक यू सर। ओके।